आरोह हिंदी कक्षा 11 कविवर सुमित्रानंदन पंत द्वारा लिखा गया काव्य संग्रह कविता दो आँखें बे आँखें। सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के चहेते कवि हैं। इनका जन्म अल्मोड़ा ज़िले के कोसानी नामक ग्राम में, जो आज उत्तरांचल में है, सन 1900 में हुआ था। इनका मूल नाम गोसाई दत्त था। पल्लव, युगांत, ग्राम्य, स्वर्णकरण, उत्तरा आदि इन्होंने विभिन्न काव्य ग्रंथों की रचना की और ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, नेहरू पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया और साहित्य का जो पद्म विभूषण पुरस्कार है उससे भी इनको सम्मानित किया गया। यानी काफ़ी प्रतिष्ठित हिंदी काव्य के ये कवि हैं। इन्हें छायावाद का दृढ़ स्तंभ माना जाता है, यानी ग्रेट पिलर ऑफ द छायावाद। हिंदी काल को 4 वादों में बांटा गया है। उसमें छायावाद के 4 कवि हैं, उनमें से इनका नाम प्रमुख है। इन्होंने प्रकृति के अद्भुत चित्रकार माने जाते हैं। ये कविता के बदलाव के पक्षधर हैं। शुरुआती दौर में छायावादी कविताएं लिखी। पल पल परिवर्तित प्रकृतिवेश, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने देह शास्त्रकृत सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार। इस तरह से प्रकृति का सुंदर चित्र इन्होंने अपनी कविताओं में प्रदर्शित किया है। वैसे तो इनका जन्म ही प्रकृति की गोद में हुआ था, क्योंकि उत्तरांचल जो कोसानी है नैनीताल के पास है और ये बहुत ही प्राकृतिक जगह है। पंत जी भाषा के प्रति बहुत सचेत रहे हैं। भाषा पर इनका अच्छा अधिकार है और बहुत सोच समझ के शब्दों का प्रयोग किया है। इनकी रचनाओं में प्रकृति की जादूगरी जिस भाषा में अभिव्यक्त हुई है उसे स्वयं पंत चित्र भाषा की संज्ञा देते हैं। ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों ही भाषाओं का इन्होंने भरपूरता से प्रयोग किया है। पल्लव नामक ग्रंथ में इनकी भूमिका विस्तार खड़ी बोली में है। ये जो पाठ आपके कोर्स में है उस पाठ का नाम है बे आँखें। ये प्रस्तुत कविता पंत जी की प्रगतिशील कविता है। प्रगतिशील मतलब गरीबी में दबे हुए किसानों की दशाओं का वर्णन है और ये बताना चाहते हैं कि जो प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं व्यक्ति, उनके जीवन की कहानी है। इसमें विकास की विरोधाभास अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया गया है और युग युग से जो गरीब किसानों का शोषण होता आया है उसके विरुद्ध कवि ने आवाज़ उठाई है। किसानों को केंद्र मानकर इन्होंने उसको अपने काव्य का मुख्य विषय बनाया है। देखिए, वे आँखें काव्य है। अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य सुख का नीरव रोदन। कवि किसान की दशा को प्रकट करते हुए कहता है, अंधकार की गुहा सरीखी। किसान की जो आँखें हैं मेहनत करने के कारण से धंस जाती हैं। अंधकार जैसे उसमें अंधेरा सा छा जाता है, ऐसी आँखें, धसी हुई आँखें हैं और गुफाएं जैसी लगती हैं जिनको देख करके सामान्य व्यक्ति को डर लगने लगता है। क्यों? क्योंकि इन आँखों में दूर तक अगर इन आँखों को देखा जाए, इनकी जीवन की परिस्थितियों को झांका जाए तो इनमें दारुण रोदन यानी रुदन ही भरा है। किसानों का दुख ही भरा है इन आँखों में, जिस कारण से उसकी आँखें धस गई हैं। दैन्य दुख का नीरव रोदन यानी उसके महान दुख का शांत रुदन इनकी आँखें प्रकट करती हैं। आँखों को देखने से ही पता लगता है कि इनकी जीवन शैली बहुत ही दर्दनाक है। वह सुदीन किसान रहा, अभिमान भरा आँखों में इसका, छोड़ इसे मझधार आज संसार का गाढ़ सदस्य वह खिसका। एक समय था कि वह किसान पूरी तरह से स्वतंत्र था। अच्छी खेती थी, अच्छा वातावरण था, अच्छा घर का माहौल था। अभिमान भरा आँखों में, उसकी आँखों में
अभिमान रहता था कि हम मेहनत का किसान हैं, जिस कारण से हमारी जो दशा है बहुत अच्छी है और हम एक सुखी जीवन जी रहा था। छोड़ उसे मझधार आज संसार का सदस्य, लेकिन परिस्थितियों ने आज उसे एक किनारे ला करके खड़ा कर दिया है। संसार के विषम जीव के कार्यों के कारण से आज किसान की दशा इस स्थिति में पहुंच गई है कि वह संसार से बिल्कुल अलग एक किनारे पर खड़ा हो गया, यानी उसकी दशा कुछ खराब हो गई है। लहराते हुए खेत दृगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे हस्ती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तरण तरण में। किसान की जो फसलें लहराती थी वह लहराती फसलें आज भी उसकी आंखों में झूल रही हैं और उन फसलों का ध्यान रख के उसका मन प्रसन्न हो जाता है। लेकिन आज वह अपनी ज़मीन से बेदखल हो गया है। पूंजीपति वर्ग लोगों के जो ब्याज या इत्यादि न चुकाने के कारण से उसके साथ जो अत्याचार हुआ, उन अत्याचार के तहत आज उसकी ज़मीन छिन गई है, परिवार भी अस्त व्यस्त हो गया है। तो आज वो बेदखल है, लेकिन वो पुरानी अपनी खेती की यादों में खो करके वह लहलहाती ज़मीन उसकी आंखों में आ जाती तो बड़ा खुश होता था। हस्ती थी उसके जीवन की, एक दिन उसके जीवन की इस दुनिया में हस्ती थी। हस्ती मतलब वह एक बहुत ही सजग था और अच्छा कर्मठ व्यक्ति था। हरियाली उसके तरण उसके तरण कहलाती घास उसके जीवन में वो हरियाली आज भी झलक रही है। आँखों ही में घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। कविता की लाइनें हैं, गया जवानी में ही मारा, यानी इसके किसान का एक पुत्र था। ये बहुत ही कर्मठ था, जो कि बड़े पूंजीपति लोगों से किसान इसकी स्थिति खराब होने के कारण से या किसी कारण से उनसे व्यवस्थाएं बिगड़ गई, ब्याज न चुकाना या कुछ भी, तो कारकुनों यानी जो जमींदार हैं, उनके कामदार हैं, उनके द्वारा इस लाठी से इसके लड़के को मार दिया गया था। उस लड़के की याद किसान की आंखों में घूमा करती है, क्योंकि वह लड़का उसकी आंखों का एकमात्र तारा था, जो कि पूंजीपति वर्ग लोगों, जमींदार इत्यादि के कारकुनों यानी सेवकों के द्वारा मार दिया गया। बिका दिया घर द्वार महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी। जो महाजनों का इन्होंने महाजन जो ब्याज पर ऋण देते हैं, उन लोगों ने एक भी कौड़ी ब्याज नहीं छोड़ी और उसके कारण से उसका घर मकान सब कुछ बिक गया। बिका दिया घर द्वार महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रह आँखों में चुभती वह कुर्क हुई वर्गों की जोड़ी। किसान की आंखें आज भी उस याद को करके दुखने लगती कि उसकी दो बैलों की जोड़ी कुर्की करा दी गई, उसकी कुर्की करा दी गई, उसकी आवाज़ लगा करके, बोली लगा करके उनके बेच करके जमींदारों ने अपना धन वसूल कर लिया। तो जिन बैलों से वह धरती को हरा भरा करता था, वो बैल उसके पास से छिन जाने के कारण से उसकी स्थिति काफ़ी खराब हो गई। उजरी उसके सिवा किसे अब कब पास दुहाने आने देती, आँखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। उजरी उसकी गाय का नाम था किसान की, जो केवल किसान को अपने पास आकर के दूध लगाने के लिए आने देती थी और किसी को नहीं। तो वह उजरी गाय जो उसके अंदर घर में बहुत सुंदर और अच्छा दूध देने वाली गाय थी, उसकी याद भी किसान को बार बार आती है और आँखों में नाचा करती। उसकी जो उजड़ गई सुख की वो खेती जो उजड़ गई, घर परिवार में जो सुख था, जो आसपास खेती का बहुत सारे अनाज घर में आता था, वह उसकी सुख की खेती जो उजड़ गई, वो उसकी आज भी आँखों में झूलती है। बहुत समय ने उसको बहुत बेबस और नीरस कर दिया है। ये समाज के पूंजीपति वर्ग और गरीब वर्ग के अंदर जो आर्थिक जो इकोनॉमिक खाई है वो बहुत है और इसके कारण से गरीब गरीब होता चला जा रहा है और अमीर अमीर होता चला जा रहा है। बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली आँखें आती भर,
देख रेख के बिना दुध मुही, बिटिया 2 दिन बाद गई। बिना दवा के बिना दवा दर्पण की, यानी घरनी यानी पत्नी, जब पत्नी बीमार हुई तो इतना पैसा ना होने के कारण से वो उसकी कोई दवा नहीं करा सका, और दवा न करने के कारण से वो असमय ही स्वर्ग से धार चली गई, यानी वो उसके जीवन से अलग हो गई और स्वर्ग चली आँखें आती भर। और ऐसा याद करके किसान कहता है कि हमारी आँखें भर आती हैं। देख रेख के बिना दूध मुही, बिटिया 2 दिन बाद करनी। पत्नी के मरने के बाद उसकी एक बच्ची थी और बच्ची की भी देखभाल कोई ढंग से ना कर पाया, इसके कारण से पत्नी की 2-3 दिन बाद उसकी भी मृत्यु हो गई। तो ऐसी विषम परिस्थितियों से किसान की दयनीय दशा का बहुत ही करुण दृश्य समितानंद पंत जी ने आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया है, जिसमें किसान की दयनीय दशा का वर्णन है। घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातन। अब घर में केवल उसके अब लड़का पहले ख़त्म हो गया था, इसलिए जो उसकी पतोहू यानी बहू है, विधवा यानी उसका पति मर गया है। पत्नी को, औरत को घर की लक्ष्मी माना जाता है, लेकिन पति न होने के कारण से लोग उसे पति घातन ऐसा कहते हैं, यदि पति को नष्ट करने वाली। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। गरीब होने के कारण से किसी कारणवश कोतवाल के द्वारा उसे थाने में बुलाया गया। लज्जावश वह वहाँ ना जा गई और वहाँ से आने के बाद वो कुएं में डूब करके मर गई, क्योंकि उसे लोक लज्जा के कारण से अपने जीवन को उसने ख़त्म करना है उचित समझा, क्योंकि उसको इस तरह से सताया गया। खैर पैर की जूती जोड़ू न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते पड़ते जाते। कभी कहता है कि भाई लेखक का किसान का मानना है कि पत्नी पैर की जूती के समान है, एक जूता खराब हो गया दूसरा ले लो, पत्नी तो चलो जीवन में दूसरी भी प्राप्त हो जाती है। ना सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के सुनकर जैसे, लेकिन जब युवा लड़के की याद आती तो सांप छाती पर सांप लौटने लगते और ऐसे लगने लगता हो जैसे सीना फटने वाला हो। यानी किसान अपनी दयनीय स्थिति को प्रकट करता है, मानता है कि पत्नी तो जीवन में दूसरी आ सकती है, लेकिन बेटा दूसरा नहीं आ सकता है। लेकिन सारी स्थितियाँ उसके विपरीत हैं, बस कहने को उसके पास जो शब्द हैं उससे वो अपनी दयनीय स्थिति को प्रकट कर रहा है। पिछले सुख की स्मृति आँखों में क्षण भर एक चमक में लाती। कभी भी उसे अपने पुराने सुखमय जीवन की याद आती तो आँखों में चमक आ जाती, लेकिन तुरंत ही अगर उसे अपने दुख भरे दिनों की याद आती, तुरंत शून्य में गढ़ वह चितवन तीखी नोक सदस्य बन जाती। जैसे उसे दुख की याद आती तो उसे ऐसे लगने लगता है कि उसकी आंखों में, उसके हृदय में कोई सूल चुभ रहा है, कोई कांटा चुभ रहा है, जो उसे बराबर कष्ट देता है और उसे इस सामाजिक, इस संसार जीवन से खिन्नता है कि यहाँ मेहनत कश की कोई सम्मान नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। लोग अधर्म बस अन्यायपूर्व किसानों की दशाएं बिगाड़ते हैं, थोड़े से धन का लालच दे करके उनके जीवन को ब्याज की दरों में लपेट लेते हैं, उनके जीवन को ट्रैप्ड कर लेते हैं, फंसा लेते हैं धन के कर्ज में और उनका जीवन को बर्बाद कर देते हैं। इस तरह से किसान की मानवीय दुर्दशा का वर्णन कवि ने बहुत ही सुंदर ढंग से किया है। जय हिंद, जय भारत।